हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम, दोनों एक ही बात है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ इन अ गिवन ईयर। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को आप ध्यान से देखो। ठीक है, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है, अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? पहले तो ये समझना पड़ेगा। अगर मैं इंडिया में, सपोज मान लो मैं इंडिया में हूँ और इंडिया में मैं 1 साल से रह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट होऊंगा। ठीक है, अगर मैं इंडिया में 1 साल से नहीं रह रहा तो मैं नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं होऊंगा। सपोज मान लो मैं स्वीडन से हूँ, ठीक है, और मैं इंडिया में 1 साल से रह रहा हूँ, तो मैं नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट हो जाऊँगा, चाहे भले ही मैं इंडिया का आदमी नहीं हूँ, मेरी नेशनलिटी जो है वो इंडिया नहीं है, पर मैं अगर मैं 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहा हूँ तो मुझे नॉर्मल रेजिडेंस माना जाएगा इंडिया का। ठीक है, ठीक है। सपोज़ मान लो कोई इंजीनियर है, ठीक है, सपोज़ कोई इंजीनियर है जो स्वीडन में जॉब करता है, ठीक है, कोई इंजीनियर है जो स्वीडन जॉब करता है, ठीक है, और 7 महीने से जॉब कर रहा है, तो उसकी जो इनकम है वो जीएनपी में काउंट होगी या नहीं? इंडिया के जीएनपी में उसकी इनकम इंडिया के जीएनपी में काउंट होगी, क्योंकि वो स्वीडन में सिर्फ 7 महीने रहा है। वो स्वीडन में 1 साल नहीं रहा, 7 महीने रहा है। ठीक है, अगर वो स्वीडन में 1 साल रहता तो उसकी इनकम जो है वो इंडिया के जीएनपी में काउंट नहीं होती, पर वो 7 महीने रहा है जो कि 1 साल से कम है, तो इसीलिए उसकी इनकम जीएनपी में काउंट होगी। ठीक है, ये देखो यही बात लिखी हुई है इसमें कि अगर कोई आदमी आउटसाइड इंडिया रहता है 1 साल से ज़्यादा तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा इंडिया का। ठीक है, जो नॉर्मल रेजिडेंट होता है उसके लिए ही हम जीएनपी काउंट करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो जीएनपी की फॉर्मूला क्या होता है? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, ये आप समझो कि इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम। ये आप देख रहे हो, नेट फैक्टर इनकम। तो फाइनली जीएनपी की जो फॉर्मूला होता है वो होता है जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम। ये जीएनपी का फॉर्मूला होता है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम, रट लो इसको, क्योंकि ये एसएससी जेई में पिछले 10 साल से आ रहा है। ठीक है, और इसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आ चुके हैं एसएससी जेई में, हर साल आता है ये लगभग। इस साल एसएससी जेई में इकोनॉमिक्स में कम से कम आप ये समझ लो कि 5 क्वेश्चन आए थे पिछले साल हर सेट में, तो इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होता है? डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू नेट वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रीशिएशन माइनस कर दो तो नेट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लो आप ये देखो कि ये रूल है एक इसको हमेशा याद रखो, ये इकोनॉमिक्स में बहुत काम आएगा। ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू नेट वैल्यू। अब हम डिस्कस करेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये कुछ चीज़ें हैं ना, कुछ टर्म्स जो हैं वो मैं आपको याद करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत काम आएगी। ठीक है, कुछ टर्म्स जो हैं वो आप मतलब याद कर लो अभी। ठीक है, जैसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि सपोज़ मान लो कोई बॉटल है, वो 100 रुपये की है, ठीक है, बॉक्स 200 का है, बुक 10 रुपये की है, तो उसमें क्या है, कुछ पार्ट टैक्स का होता है। जैसे इस बॉटल में 10 रुपये टैक्स का है, बॉक्स में 50 रुपये टैक्स का है, बुक में 5 रुपये टैक्स का है। ठीक है, आप देख पा रहे होगे टैक्स, मैंने रेड कलर से टैक्स लिखा हुआ है।
ठीक है। तो अगर आप ये देखो तो देखा जाए तो इसका सम कितना हुआ, अगर आप देखो तो 310 रुपये हुआ। ठीक है। पर अगर मैं इन टैक्स को हटा दूं, ये जो टैक्स काउंट हुआ है 10, 50 और 5, अलग अलग टैक्स काउंट हुआ है ना इसमें, 10 है, 50 है, 5 है, अगर मैं इनको कंसीडर नहीं करूं तो कितना आएगा, 90, 150 और 5। अगर आप देखो तो 90, ठीक है, 150 और 5, मैंने टैक्स को कंसीडर नहीं किया। ठीक है। तो कितना आएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये आ जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मैं उस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस में से टैक्स को माइनस कर दूंगा। ठीक है। मार्केट प्राइस में से अगर मैं उस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस में से टैक्स को माइनस करूंगा तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। यही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, 100 रुपये, टैक्स कितना है, 10 रुपये। ठीक है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना हुआ, 90 रुपये। ठीक है। वही मैं समझा रहा हूँ, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये रूल है, इसको याद कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है। हाँ, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। अब आते हैं फैक्ट्री पेमेंट पे। एक नॉर्मल सी चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे कि फैक्ट्री क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फैक्ट्री क्या चीज़ होती है, ठीक है, फैक्ट्री क्या चीज़ होती है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता पाओगे फैक्ट्री में क्या होता है, बताओ। लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है और एंटरप्राइज होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है। फैक्ट्री के 4 कंपोनेंट होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है। लैंड का आपको रेंट देना होता है, लेबर का आपको वेज देना होता है, कैपिटल का आपको इंटरेस्ट देना होता है और एंटरप्रेन्योर जो है वो प्रॉफिट लेता है क्योंकि उसका दिमाग लगता है। उसी को फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। ठीक है। उसी को बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। अब है ना एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, इसको ना याद कर लो, ये वाला। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है। इसको याद कर लो। ठीक है। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, आउटपुट वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट गुड्स इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक चाय का एग्जाम्पल दिया था। चाय वाले ने क्या किया था, चाय वाले ने क्या किया था, 2 रुपये का दूध यूज़ किया था, 2 रुपये की शुगर यूज़ की थी, 3 रुपये की चाय यूज़ की थी, 7 रुपये का खर्चा किया था उसने, 3 रुपये प्रॉफिट लिए थे और 10 रुपये का चाय बेचा था उसने। तो जो चाय वाला है ना, वो 7 रुपये का सामान लगा रहा है पर चाय को बना के वो 10 रुपये की बेच रहा है। तो 3 रुपये क्या है, वैल्यू ऐड हो रही है, वो वैल्यू ऐड कर रहा है उसमें। ठीक है। वो वैल्यू ऐड कर रहा है उसमें। तो अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं, मिल्क, शुगर, टी लीव्स। आउटपुट वैल्यू क्या है, आउटपुट वैल्यू क्या है, अगर मैं आउटपुट वैल्यू बोलूँ तो आउटपुट वैल्यू क्या है, ये 10 रुपये, ये आउटपुट वैल्यू है। ठीक है। तो 10 में से अगर मैं 10 में से 10 में से अगर मैं 7 माइनस करूँ, 7 माइनस करूँ तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है। तो ये 3 क्या है, वैल्यू एडेड है। ठीक है। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एंड नेशनल इनकम। अब हम इस पे आते हैं। ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। ठीक है। ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। एक बार आप मुझसे डाउट पूछो कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया आपको वो समझ में आया या नहीं। ठीक है। मैंने आपको यहाँ से पढ़ाया। ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जीडीपी पढ़ाया था, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये पढ़ाया था मैंने पिछले लेक्चर में आपको जीडीपी। ठीक है। तो ये लेक्चर भी देखना, ये बहुत अच्छा लेक्चर। ठीक है। इसको दोनों को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आप दोनों लेक्चर देख लेना। ठीक है। गुड बाय। मैं आगे आपको कल जो है
कल मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगा, ठीक है। कल मैं आपको कहाँ से पढ़ाऊँगा, मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगा, कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एंड नेशनल इनकम। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।